हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो हमने देख लिया था, हम सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार क्या करते हैं, हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं चैप्टर का। ठीक है भाई। तो जल्दी से रिकैप में हम क्या देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि सेल है बेसिक यूनिट है लाइफ। जैसे हमारा पूरी बिल्डिंग एक ब्रिक से खड़ी होती है, वैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा किससे बनता है, सेल से बनता है। ठीक है भाई। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये हमने जाना। उसके बाद हमने देखा था कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या रहा सेल का। ठीक है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड में हमने क्या देखा, रॉबर्ट हुक के बारे में हमने देखा था। रॉबर्ट हुक के बारे में हमने जाना कि उसने डेड सेल को डिस्कवर किया था और सबसे पहला लाइट माइक्रोस्कोप भी रॉबर्ट हुक ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद जो लिविंग था, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, वो किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है भाई। उसके बाद एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने एक और बात बोली थी एनिमैक्यूल्स के बारे में। एनिमैक्यूल्स वो किसको बोल रहा था कि कोई मूविंग चीज उसको दिखाई देगी थी जो क्या थी, लिविंग थी। ठीक है। वो एनिमैक्यूल्स में क्या क्या आ रहे थे, बैक्टीरिया था और उसने स्पर्म को भी सबसे पहले डिस्कवर किया। ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आए थे, रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया था। उसके बाद आए थे कुतुब जी। कुतुब जी को क्या बोला था कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोल दिया था कि न्यूक्लियस और जो वॉल थी उसके बीच का स्पेस, उसको प्रोटोप्लाज्म बोल दिया था। लेकिन हमने उसके बाद में उसे क्या पाया कि एक वो मिसनोमर सी टर्म हो गई थी। जो प्रोटोप्लाज्म था वो एक्चुअल में क्या होता है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इसके बारे में हमने जान लिया। उसके बाद हम क्या देख रहे थे, उसके बाद हम देख रहे थे कि सेल हम किसको बोलेंगे, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए सेल के बारे में। ठीक है। तो सेल के बारे में हमने क्या बोला था कि सबसे पहले तो एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सबसे पहले जो लिमिट करे उसको फ्लूइड के मटेरियल को, जो भी उसके अंदर फ्लूइड है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको लिमिट करने के लिए मेम्ब्रेन होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जिसके अंदर जीन्स हो। ठीक है। वही उसके सेल को एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी जो भी सेल को काम करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन क्या बोली थी कि पहली तो होगी हमारी लिमिटिंग मेम्ब्रेन होनी चाहिए, दूसरा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अब वो जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ पे वर्क करेगा, उसको एक मेटाबॉलिक मशीनरी की नीड पड़ती है। वो मेटाबॉलिक मशीनरी का नाम क्या था, साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम टाइप ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करने लगे कि प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स का हमने क्या बोला कि उसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, उसको हम क्या बोल रहे थे, जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोलते थे। ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस पूरी बन गया था। यूकैरियोटिक के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे। प्रोकैरियोट्स के अंदर सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या थे, एब्सेंट थे। राइबोसोम दोनों के अंदर थे। ठीक है। इतना हमने जाना। फिर हमने देखा कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मैंने किंगडम बताया फिर आपको 5 RSV ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें क्या थे, मुनेरा था। मुनेरा क्या था, यूनिसेलुलर था और प्रोकैरियोट थे सारे के सारे। उसके बाद प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा में क्या था, यूनिसेलुलर तो था लेकिन वो क्या थे, यूकैरियोट्स थे। उसके बाद फंजाई से लेके एनिमलिया तक सबके सब क्या थे, मल्टी सेलुलर भी थे और यूकैरियोट्स भी थे। ठीक है भाई। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो ये सेल है इसकी एक एक्सेप्शन थी। वो एक्सेप्शन क्या थी, वो थी वायरस। वायरस को हम एक्सेप्शन मान कर चलते हैं। उसकी बॉडी में सेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटीन कोड होता है, वो पूरी सेटिस्फाई नहीं करता। वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर पड़ा है वायरस तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग कहलाएगा। जैसे नमक और चीनी पड़ी रहती है ना, वैसे ही वायरस पड़ा रहता है, उससे कभी कुछ नहीं ले सकते। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाता है, वो खेला शुरू कर देता है। फिर वो अपने जैसे वायरस को बनाना शुरू कर देता है, अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी लेगा। उसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसलिए हम क्या बोल रहे थे, नॉन लिविंग। लेकिन अपने अंदर आते ही उसको मेटाबॉलिक मशीनरी मिल जाती है जहाँ से वो अपने कार्य शुरू कर देता है, अपने जैसे वायरस बनाने शुरू कर देता है। उससे हमारी बॉडी इन्फेक्ट होती रहती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है भाई। ये हमने जान लिया था। उसके बाद हम क्या देख रहे थे, उसके बाद हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को देखा।
उसके बारे में हमने उनके एग्जाम्पल बताए। प्रोकैरियोट्स का मैंने बैक्टीरिया बताया और शैलो बैक्टीरिया बताया। यूकैरियोट्स इनको छोड़ के आप यूकैरियोट्स में सबके सब एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके बाद बताया था कि नोल और रस्काई, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और सेल की अंदर की चीज़ें हमने देखनी स्टार्ट की। उसके बाद क्या था कि सेल शेप को हमने देखा। इस सेल शेप को हम बेसिकली मान करके क्या करते हैं कि वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन के फिनोमिना से हम स्फेरिकल एक ऐसी शेप मानते हैं जो स्टेबल होती है और जो लीस्ट एरिया कवर करती है। इसीलिए कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो उसकी शेप स्टार्टिंग में हम क्या मानेंगे कि वो स्फेरिकल, ठीक है। लेकिन फंक्शन के साथ साथ शेप क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। कई सेल की शेप क्या रहेगी, फंक्शन के साथ साथ फिक्स हो जाएगी, और कुछ एक ऐसे सेल हैं जिनकी शेप क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। जैसे मैंने क्या किया था कि अमीबा का एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे अमीबा है, इसको यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल दिखाई देगा तो वो क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया यहाँ पे निकाल करके ऐसी एक स्पेस बना लेगा। इसको फूड पार्टिकल दिखा, इसने अपने सूडोपोडिया यहाँ पे इसके आसपास लेकर के आए, और ताकि मैं इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले जाऊँ, ये ऐसे कर लेगा और बाद में इसको ऐसे क्लोज कर लेगा अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसकी शेप को, अमीबा की शेप को हम क्या बोल देते हैं कि ये शेप कैसी है, वेरिएबल शेप है, ठीक है भाई। इसके बाद हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जांपल दिया था WBC का। WBC में भी पर्टिकुलरली फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होते हैं, जो बाहर से कोई माइक्रोब आता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, उसको बचाने के लिए वो फैगोसाइटोसिस क्या करता है, उस माइक्रोब को खा जाता है। जैसे अमीबा है, उसकी भी शेप अमोइबॉइड होती है, अमोइबॉइड अमीबा जैसी शेप होती है। वो भी ऐसे ही कोई पार्टिकल दिखा, ऐसे ही अपने सूडोपोडिया बाहर निकालेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर उसको ले जाएगा। ऐसी सेल क्या थी, फैगोसाइटोसिस सेल, ठीक है। ये थी सेल शेप के बाद। उसके बाद था सेल साइज में। सेल साइज में क्या क्या था, सेल साइज में हमने देखा था कि जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या था, नर्व सेल था, ठीक है। नर्व सेल ये तो किसमें था, ह्यूमन बॉडी में लार्ज है। और वैसे पूछें, जनरली पूछें कि कौन सा सेल सबसे बड़ा होता है, सिंगल सेल जो लार्जेस्ट सेल जिसको हम बोलेंगे आप पे, वो क्या है, ओस्ट्रिच है, ठीक है भाई। ओस्ट्रिच है लार्जेस्ट सिंगल सेल। इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल का और नाम आता है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा देख लिया गया था, ओस्ट्रिच था। अब जो सबसे छोटा सेल की अगर बात करेंगे वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या बोलते हैं, PPLO। PPLO शॉर्ट फॉर्म है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल आता है, एक ही सेल का बना हुआ होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोल लो या स्मॉलेस्ट सेल बोल दो इसको, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरा न्यूमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये PPLO की फुल फॉर्म है। P से प्लूरा, P से न्यूमोनिया, L से लाइफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। और इसको और क्या बोल देते हैं, माइकोप्लाज्मा, भी इसी का नाम है दूसरा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे सेल वॉल्यूम के बारे में। सेल वॉल्यूम हमने क्या बोला कि सेल वॉल्यूम फिक्स्ड है, चाहे कितना ही छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो। अगर एक ऑर्गन को हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लीवर का, कि अगर लीवर हम माउस का लेकर के चल रहे हैं और लीवर हम एलिफेंट का लेकर के चल रहे हैं, उन दोनों की सेल वॉल्यूम सेम रहेगी। लेकिन आप बोलोगे कि उसका मास ज़्यादा होता है, लीवर का भी उसका मास ज़्यादा होता है। जैसे ही हम बोले कि हमारा लीवर का मास कितना होता है, 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। एलिफेंट का तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा होगा।
लेकिन सेल वॉल्यूम पे उसका कोई फर्क नहीं है। सेल जितना हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्स है उतना ही एलिफेंट के अंदर मिलेगा, उतना ही माउस के अंदर मिलेगा, लेकिन फर्क किस चीज़ का वो है सेल नंबर। ऐसे ऐसे सेल बढ़ जाते हैं, उतने ही स्पेस के सेल ज़्यादा अमाउंट में एलिफेंट में प्रेजेंट रहते हैं बजाय हमारे, इसलिए उसका मास चल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सेल वॉल्यूम क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी सभी ऑर्गन की। एक भी ऑर्गन की बात नहीं करके चले, ठीक है। सेल नंबर का मैंने बता ही दिया, ये सेल नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे सिंगल सेल हो उसके अंदर एक ही सेल होगा, मल्टी सेलुलर उसके अंदर इनडेफिनेट सेल्स हो जाएंगे। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम मान करके चलते हैं कि 10⁻14 ट्रिलियन सेल है या 100 ट्रिलियन सेल बोल दो आप, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया वैसे ही हम सेल के अंदर अंदर चलते रहे, हमने डिटेल जाननी शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैंने बोला था सेल की कंडीशन क्या थी, लिमिटिंग मेम्ब्रेन थी, तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इसका मॉडल सबसे पहले मॉडल जो दिया था उसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड की तरह इसका बिहेवियर था, इसे से ही साइंटिस्टों ने इसका नाम क्या रख दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रख दिया। एक्चुअल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर से। ऐसे ही फोस्फोलिपिड होते हैं, बीच में प्रोटीन भी मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इंटरनल से बना है इंटीग्रल जो अंदर प्रेजेंट है, और जो ऐसे ही कुछ एक प्रोटीन बाहर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर है, एक लिपिड की लेयर ये होगी, एक लिपिड की लेयर ये होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लिपिड की दो लेयर है, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच में मैंने प्रोटीन बनाया इसका फंक्शन क्या होगा, किस लिए ये प्रोटीन बीच के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो क्या होता है, सेल को नीड होती है किसी न किसी चीज़ की रहती है, हमेशा जीने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज की फॉर्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो, सोडियम की फॉर्म में हो, क्लोराइड की फॉर्म में हो, ठीक है। तो कैसे आते हैं, कई बार तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिशन से ही बना परमिएबल, यानी कि किसी किसी चीज़ को तो आने दे रही है, किसी किसी चीज़ को नहीं आने दे रही। कैसे चलता है यहाँ पर डिफ्यूजन, ऐसे चलता है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये ऐसे लेयर है पूरी पूरी सेल के राउंड, सेल मैंने बोला था ना जनरली स्फेरिकल लेकर के चलते हैं, ऐसे लेयर है पूरी पूरी सेल के राउंड, ठीक है। ये कुछ एक चीज़ों को तो अंदर आने देगी, कुछ एक चीज़ों को ये बाहर रखने की कोशिश करेगी। अब क्या होता है, कई बार ये पूरी की पूरी फिलअप हो जाती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे भी कोई ना कोई सोल्यूट आ गया डिफ्यूज होने के लिए, यहाँ पे भी कोई ना कोई सोल्यूट आ गया। कई बार डिफ्यूजन हो भी नहीं पाती, कुछ एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज है, सोडियम है, उनकी डिफ्यूजन ऐसे एकदम से नहीं हो पाती, ठीक है। तो उनको किसका रास्ता देना पड़ता है, इंटीग्रल प्रोटीन उनको रास्ता प्रोवाइड करता है सेल के अंदर जाने, ठीक है।
इसके थ्रू ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। कई बार तो ये चैनल के रूप में होता है, ऐसे गैस अंदर के अंदर आ जाएगा। कई बार क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा गोल गोल। जैसे ये बाहर है, बाहर अटैच हुआ, ऐसे था, अटैच होके अंदर फेंक देगा उसको सेल के अंदर और वापिस ऐसे फिर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब चेंज हो रही है चीज़ें, फ्लूइड की तरह हिल डुल रहा है सब। ये लिपिड ऐसे चलते फिरते रहते हैं उल्टे उल्टे, ऐसे ये प्रोटीन भी है, ये ऐसे घूम जाता है, कई बार फिर जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं फ्लूइड बोल रहा है मॉडल। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के कुछ एक फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन करती क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बोला कि लिविंग स्टेट में रखने के लिए किसी भी चीज़ को हमें सबस्ट्रेट या कोई ना कोई सब्सटेंस की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो, चाहे वो सोडियम की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। और सेल कैसे अंदर लेकर के जाता है, वो अंदर लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि एंडो का मतलब क्या हो गया अंदर, साइटोसिस का मतलब सेल के अंदर लेके जाने के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कल आपको कि एंडोसाइटोसिस मैंने ग्लूकोज लिखवाया था, सोडियम लिखवाया था, अंदर लेकर के जा रहे हैं, उस प्रोसेस को बस हमने एंडोसाइटोसिस बोल दिया और वही डाल दिया। वैसे ही क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है। जैसे ग्लूकोज आई, उसका क्या यूज होता है, एनर्जी की फॉर्मेशन में उसका यूज होता है। सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, सेल रिस्पायर करता है। ठीक है, तो क्या करेगा ग्लूकोज ली, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। वो क्या है, वेस्ट है, वो क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड वरना बहुत हार्म कर सकती है सेल को, उसकी कंसंट्रेशन को बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो बाहर निकालने के प्रोसेस को, वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एक्सो का मतलब बाहर, साइटोसिस सेल से बाहर, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और एक तो मेन फंक्शन इसका यही है कि ये लिमिट कर रही है सेल की फ्लूइड को, साइटोप्लाज्म को लिमिट कर रही है, तो इसको क्या बोल देते हैं कि लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन अराउंड बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है भाई, प्लांट और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म को जो कवर करेगी मेम्ब्रेन को, वो क्या है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, और उसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल में मैंने बताया था कि एक एक्स्ट्रा चीज होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल, जैसे मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन की चीज की बनी थी, लिपिड की बनी थी और प्रोटीन की बनी थी। वैसे ही सेल वॉल की चीज की बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होता है। ठीक है, इतना नहीं जानना, बस इतना ही जानना है कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और सीक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ, सेल खुद सीक्रेट करता है सेल वॉल को, सीक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ। यहाँ पे एडेप्टेशन का रोल आता है। जैसे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग तो क्या करता है, अपने अराउंड एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। ह्यूमन बीइंग एक क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को चेंज करता रहता है। जैसे उसे गर्मी लगी, वो पेड़ के नीचे चढ़ा, उसको ठंड लगी, वो अपने कंबल वगैरह ले आया। ठीक है, ऐसे काम चला लेता है।
लेकिन प्लांट क्या है, उनको ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है जितने भी साल उनका लाइफ स्पैन है, चाहे 100 ईयर हो, उसको एक ही जगह खड़ा रहना है, जैसे कैसे ही इन्वायरमेंट हो। तो इसलिए वो क्या डेवलप करता है, सेल वॉल सीक्रेट कर देता है अपने अराउंड, ठीक है। वो सेल वॉल क्या करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और क्या करती है कि सेल टूट ना जाए, सेल ब्रेक ना हो जाए किसी चीज से, यानी कि सेल डेसिकेशन से बचाती है। डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, सेल का टूटना, प्रिवेंट सेल डेसिकेशन। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना। उसके बाद साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म से फिर पहले न्यूक्लियस को देख लेते हैं। न्यूक्लियस मैंने बताया था कि कंट्रोलर ऑफ द सेल है, सारी की सारी एक्टिविटीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए की फॉर्म में हो, चाहे वो आरएनए की फॉर्म में हो, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए की फॉर्म में हो, चाहे वो किसकी फॉर्म में हो, आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। एक ही प्रेजेंट रहेगा, एक ही टाइम पे डीएनए आरएनए दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो, सेल के बीच में वैसे जनरली लेकर के चलते हैं हम न्यूक्लियस को, लेकिन न्यूक्लियस क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वैसे हम क्या मान करके चलते हैं कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी गोल टाइप स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या काम करता है, जो आरएनए है और जो प्रोटीन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आरएनए प्लस प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आरएनए और प्रोटीन मिलकर के, जो मैंने बताया था राइबोसोम, उसका फॉर्मेशन करते हैं। आरएनए और प्रोटीन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, राइबोसोम का फॉर्मेशन करेंगे, जो दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, ऐसे थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। वैसे तो वो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसको साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया था, क्रोमेटिन का नाम दिया था, क्रोमेटिन, ठीक है। नॉर्मल सेल में आपको क्रोमेटिन ही दिखाई देगा। अगर वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उस टाइम पे आपको सेल के अंदर क्या दिखेगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब जब वो सेल डिवाइड करेगा तो वो सारा का सारा जो थ्रेड लाइक मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होकर के वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा।
ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम का, जब वो क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में एक चीज रहती है जिससे अटैच रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो डिश शेप स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, काइनेटोकोर। ठीक है, और जो यहाँ पे बीच में स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, सेंट्रोमियर है, और यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। देखो, जो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है बिल्कुल, वो तो क्या है, सेंट्रोसोम, यानी कि सेंटर। सेंटर से याद रखेंगे, जो बीच में प्रेजेंट है बिल्कुल बीच में, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और जो यहाँ पे डिश शेप स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर के साथ साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, जो आप सेल डिवीजन के अंदर करते हैं। ठीक है, यही क्रोमोसोम को फिर डिवाइड करते हैं सेल के अंदर, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में इसके अंदर। ठीक है, इतना अभी से याद कर लो, आगे समझने में आसानी रहेगी कि ये जो बीच में है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, और ये जो साइड में है डिश शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद जो ये क्रोमोसोम बन गए, क्रोमोसोम्स जो बन गए, इन क्रोमोसोम्स के अंदर यूनिट रहती है इनहेरिटेंस की। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। उस फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं। ठीक है, जीन। जीन से ही, जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वो सब एक जीन का खेल है। ठीक है, यही जीन आगे पेरेंट्स से क्या होगी, प्रोजेनी में ट्रांसफर होगी। जो पेरेंट्स हैं उनके जो डॉटर सेल बनेगी, जो पेरेंट्स सेल उनके डॉटर सेल बनेगी, उसके अंदर क्या ट्रांसफर होती है, जीन ट्रांसफर होती है। एक्चुअल में क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्रोमोसोम। मैंने बताया यहाँ से ये टूट के बनेगा, आगे पूरा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा जान लो कि टूट करके क्रोमोसोम आपस में ऐसे हाफ पड़ जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, बंटवारा होने के बाद क्रोमोसोम पे मैंने क्या बोला, इसकी क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट है जिसका नाम क्या है, जीन। यानी कि क्रोमोसोम अगर ट्रांसफर हो गया तो क्या ट्रांसफर हो गया, जीन। इसीलिए हमारे पेरेंट सेल से पेरेंट के जो कैरेक्टर है वो उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म की कंफ्यूजन मैंने पहले क्लियर कर दी थी आपकी कि प्रोटोप्लाज्म तो क्या था, पूरे जो सेल का साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों को मिला करके। और साइटोप्लाज्म क्या बन गया था कि न्यूक्लियस के मटेरियल को हटा करके जो बच जाएगा वो क्या था, साइटोप्लाज्म था। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट करते हैं, इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक तो इसका जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। साइटो, देखो साइटोप्लाज्म से क्या गया, साइटो। सोल का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि फ्लूइड लाइक जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर हो गया है साइटोसोल। ग्राउंड सब्सटेंस के नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब यही है कि जेल लाइक फ्लूइड लाइक जो चीज है साइटोप्लाज्म के अंदर हो गया है साइटोसोल। बाकी तो इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रखते हैं जिसको क्या बोलते हैं,
हम क्या बोल देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स है, इंक्लूजन बॉडी है, राइबोसोम है, माइक्रोबॉडीज है, वो सब आगे आगे वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या बोलते हैं कि सेल ऑर्गेनेल सिस्टम, ठीक है। और हम साइटोप्लाज्म को दो के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो पहला क्या है, एक्टोप्लाज्म, और दूसरा क्या है, एंडोप्लाज्म। ठीक है। एक्टो का मतलब क्या होगा, बाहर जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कि पेरिफेरी पे जो सेल की फ्लूइड प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म की है वो, ये दोनों साइटोप्लाज्म की है। देखो वैसे जनरली समझा रहा हूँ मैं, वैसे एक सेल मान करके चलो आप, सेल के जो पेरिफेरी पे है, यानी कि जो आउटर साइड पे जो मटेरियल है, ऐसे ये वाला फ्लूइड मटेरियल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोप्लाज्म। बस डिफरेंशिएट किया है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या है, एंडोप्लाज्म। अब इनमें फर्क क्या है कि एंडोप्लाज्म तो क्या होगा, ग्रैनुलर होगा और डेंस होगा, ठीक है। और जो एक्टोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा और लाइट होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्म के अंदर ही आपके सारे सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, ठीक है भाई। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे फिर देखते हैं, ठीक है।